हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक और परिमाणात्मक उपकरण यानी कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता यानी अर्थव्यवस्था में पैसा कितना जाएगा उसको कंट्रोल करने के लिए यानी कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के पास बहुत सारे उपकरण होते हैं, जिसमें हम पहला देखेंगे जिसे कहते हैं बैंक दर। अब बैंक दर क्या होती है? बैंक दर वह दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को लंबे समय के लिए पैसा उधार देती है, और इसमें जो बैंक होता है उसको कोई सिक्योरिटी या कोई बॉन्ड रखने की ज़रूरत नहीं होती है, और यह रेपो रेट से अलग होता है यानी रेपो रेट इस पे नहीं लगता है। अब इसमें क्या होता है कि जब बैंकों को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है और वो लंबे समय के लिए उधार लेना चाहते हैं, तब वो आरबीआई के पास जाते हैं और आरबीआई जिस दर पे उन्हें लोन देती है उसे कहते हैं बैंक दर। अब मुद्रास्फीति के समय क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे मार्केट में जब बहुत ज़्यादा पैसा है तो उस समय बैंक दर आरबीआई बढ़ा देती है। इससे क्या होता है? इससे ये हो जाता है कि जब ज़्यादा रेट पे बैंक पैसा आरबीआई से लेगा तो वह लोन भी ज़्यादा रेट पे देगा, और इससे मार्केट में पैसा कम जाएगा और लोग पैसा कम खर्चा करेंगे तो महंगाई कंट्रोल होगी। मंदी के समय में क्या करेगा? बैंक दर कम कर देगा, पैसा बैंकों के पास ज़्यादा जाएगा और वो आगे ज़्यादा लोन देंगे, तो इससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। फिर हम देखते हैं जो बहुत ही चर्चा में रहता है, उसे बोलते हैं रेपो दर यानी रेपो रेट। जिस रेट पर आरबीआई द्वारा बैंकों को अल्पकालीन ऋण दिया जाता है, कम समय के लिए जब ऋण जिस रेट पे दिया जाता है उसे कहा जाता है रेपो रेट। अब रेपो रेट में जब सरकार वृद्धि करती है तब क्या होगा? तो बैंकों के पास पैसा कम जाएगा, तरलता में कमी होगी, और रेपो रेट सरकार जब कम करेगी तो बैंकों के पास तरलता में वृद्धि होगी, वो ज़्यादा लोन देंगे, अर्थव्यवस्था में ज़्यादा पैसा जाएगा। फिर होता है रिवर्स रेपो रेट। कभी कभी ऐसा होता है कि जब जो हमारे वाणिज्यिक बैंक हैं, कमर्शियल बैंक हैं, उनके पास पैसा ज़्यादा हो जाता है तो वो पैसा क्या करते हैं, वो आरबीआई में ले जाके जमा करते हैं। तो जब वो जमा करते हैं तो जिस रेट पे जमा करते हैं उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब जब रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि होती है तो क्या होगा? अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी आएगी। रिवर्स रेपो रेट में कमी होगी तो अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि होगी। फिर हम आइए, एक होता है CRR और SLR। CRR SLR, चलिए इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए पहले हमको एक टर्म समझना पड़ेगा, NDTL। NDTL क्या है? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़। इसका मतलब ये होता है कि बैंकों के पास या बैंकों का जो NDTL है यानी बैंकों की जो कुल शुद्ध मांग और सावधि जमा या देयताएं हैं उसे हम NDTL कहते हैं। अब इसको ऐसे समझिए कि बैंकों के पास जितना सारा पैसा, कुल पैसा जो बैंकों के पास रखा गया है, आप उसको NDTL कह सकते हैं। अब बैंकों के पास जितना सारा पैसा जमा है वो NDTL है। अब NDTL जो है, अब आरबीआई ये कहता है कि आपके पास जितना पैसा है वो पैसा आप उसको इस तरीके से मैनेज करिए, हम कुछ इस तरीके से उसकी व्यवस्था आपके साथ में करते हैं ताकि अगर एक साथ लोग आपसे पैसे मांगने आ जाए तो उस स्थिति को आप संभाल सकें। मान लीजिए कि आपके पास 100 करोड़ रुपए अगर NDTL है किसी बैंक के पास, तो अगर 100 करोड़ निकालने वाले उसके पास आ जाते हैं तो वो उस स्थिति में बैंक कैसे चलेगा?
उस स्थिति से बचाने के लिए सरकार ने दो उपकरण यानी दो टूल इस्तेमाल करती है, जिसे बोलते हैं CRR और दूसरा है SLR। CRR क्या है? अब आइए, CRR नगद आरक्षित अनुपात। अब इसमें क्या होता है कि सभी बैंकों को जो अपनी कुल जमा राशि यानी उनके पास जितना भी पैसा है, NDTL है। NDTL क्या है? NDTL में दो चीज़ें हैं, उसमें एक होती है मांग, डिमांड लायबिलिटी, यानी कि जो रोज़ का पैसा आता है जाता है उसे हम बोलते हैं मांग। और टाइम मतलब जैसे कि जो लोग उसमें पैसा रखे हैं कुछ समय के लिए, जैसे 5 साल के लिए कोई पैसा रखा है, कोई 10 साल के लिए रखा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? टाइम लायबिलिटीज़। नेट डिमांड लायबिलिटीज़ क्या है? जैसे सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, ये सब डिमांड है। और जैसे आपका FD हो गया, RD हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट, ये सब आपकी टाइम लायबिलिटीज़ हैं। अब देखिए CRR क्या है? CRR क्या है कि सभी बैंकों को अपनी कुल जमा राशि यानी उनके पास जितना सारा पैसा पड़ा हुआ है, NDTL है, उसका एक भाग नगद रूप में RBI के पास रखना है। अभी लगभग 4.5% जो है बैंक का कैश के रूप में RBI के पास रखे हैं, यानी रखना पड़ता है उनको। अब क्या होगा? अब अगर किसी बैंक के पास 100 करोड़ रुपया है तो ये मानिए कि 4.5 करोड़ रुपए उसको RBI के पास कैश के रूप में रखना पड़ेगा। फिर क्या है? इसके बाद SLR जो है, अब टोटल जो उसका 100 करोड़ रुपया है, मान लीजिए किसी बैंक के पास, तो 4.5 करोड़ वो CRR के रूप में रख लिया है, RBI के पास रख दिया है कि आप मेरा इतना पैसा रखिए और बचे पैसा का मैं व्यापार करूँगा। लेकिन RBI ये भी कहती है कि नहीं, अब आप उतने पे भी नहीं करोगे व्यापार। वो कहती है कि अभी जो आपका NDTL है उसका कुछ प्रतिशत, लगभग मान लीजिए कि अभी 18% है, उसको गोल्ड में, गवर्नमेंट बॉन्ड में आपको निवेश करना पड़ेगा। यानी कि आपको कुछ पैसा यानी 18% पैसा अभी आपको सोना में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगाना होगा कि आपका पैसा वहाँ भी इतना सुरक्षित रहे। 18% वो, 4.5% वो, कुल मिला के आपको 23-24% पैसा जो है आपको रखना है कहीं ना कहीं RBI के पास। आप CRR के रूप में रख दीजिए, SLR के रूप में आप इन्वेस्ट कर दीजिए, सोने के रूप में रख लीजिए, सरकारी प्रतिभूतियों में लगाइए। फिर जो पैसा बचता है आपका, उस पैसे से आप लोन दीजिए, आप उससे अपना बैंकिंग का व्यवसाय करिए। अब इससे क्या होगा? अब इससे ये होगा कि बैंकों को कुछ पैसा अपने पास SLR के रूप में यानी सोने में सिक्योरिटीज़ के रूप में रखना पड़ेगा, CRR के रूप में RBI के पास रखना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अर्थव्यवस्था में पैसे की मात्रा यानी लिक्विडिटी कंट्रोल होती है और इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। यानी कि बैंक 100 करोड़ रुपया था, 4.5 करोड़ वो अगर RBI के पास रख दिया, 18% वो खुद अपने पास सोने के रूप में और सरकारी बॉन्ड के रूप में रख लिया, इन्वेस्ट कर दिया, तो बचे पैसे से ही वो व्यापार करेगा बैंक। यानी कि बैंकों के पास पैसा कम होगा और वो कम लोन देंगे, मार्केट में, अर्थव्यवस्था में पैसा कम जाएगा और इससे क्या होगा? महंगाई कंट्रोल होगी, लोग पैसा उनके पास ज़्यादा नहीं होगा तो वो ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे। अब आगे हम चलते हैं। SLR भी जो हम लोग अभी देख चुके हैं कि
सोना, विदेशी मुद्रा या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में सरकार बैंकों को रखना पड़ता है। एसएलआर बढ़ेगा यानी कि ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा, जिसका यूज नहीं होगा, तरलता में कमी होगी। एसएलआर में कमी होगी तो तरलता में वृद्धि होगी। ये एक सीधा सा सवाल है। अब एक होता है ओएमओ, खुले बाजार की क्रियाएं। और इसके द्वारा सरकार क्या करेगी यानी बैंक क्या करेगा? तो केंद्रीय बैंक द्वारा बाजार में प्रतिभूतियों और ऋणपत्रों का क्रय विक्रय किया जाता है। अब इसका क्या मतलब है कि जो बैंक है वो भी कुछ सिक्योरिटीज, ऋण पत्र, बॉन्ड जारी करती है, खरीदती है, और इसको कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी खुले बाजार की क्रिया। अब इसमें क्या होगा कि अगर बैंक कोई सिक्योरिटीज़ खरीद रही है तो बाजार में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होगी। इसका क्या मतलब है? अब सरकार ने कोई बॉन्ड जारी किया और बैंक ने उसको खरीदा, तो जब बैंक कोई चीज़, एक पत्र बैंक के पास चला है, उसके बदले में बैंक पैसा देगी, वो पैसा बाहर जाएगा, यानी कि बाजार में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होगी। और कोई सिक्योरिटी अगर बैंक के पास पड़ी है और वो बेच दे रही है तो वो सिक्योरिटी दूसरे के पास चली जाए और पैसा बैंक के पास आ जाएगा, यानी कि बाजार में मुद्रा में कमी होगी, यानी बैंक बाजार से मुद्रा खींच रही है। फिर आगे आइए, तरलता प्रबंधन फ्रेमवर्क LMF, ये क्या है? इसको 2014 में शुरू किया गया है, 2020 में संशोधन हुआ है। इसमें यह है कि बैंक का रेपो आधार NDTL का एक दिन में 1% से नहीं होगा। कोई बैंक NDTL का 2% से अधिक उधार नहीं ले सकता है। ये एक LMF तरलता प्रबंधन फ्रेमवर्क लाया गया था। फिर इसी तरीके की और चीज़ें आई हैं, MSF सीमांत अस्थायी सुविधा, अस्थायी जमा सुविधा, तरलता समायोजन सुविधा, आधार रेट। तो इस तरह की चीज़ें जो बैंक RBI द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। विशेष रूप से हम ये देखते हैं कि बैंक दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, OMO, LMF, ये सब चीज़ें परंपरागत रूप से चली आ रही हैं। ये सब नई चीज़ें आई हैं जिसमें MSF, SDF, LAF, बेस रेट, LMF, ये सब नई चीज़ें हैं जो धीरे धीरे समय के साथ तरलता प्रबंधन के लिए अपनाई जा रही हैं RBI के द्वारा। अब एक देखिए EBLR क्या है? RBI द्वारा 2018 में बैंकों द्वारा अपनी आधार दर का निर्धारण हेतु केवल EBLR का प्रयोग किया जाएगा। फिर एक होता है प्राथमिकता क्षेत्र उधारी, PSL। इसमें क्या है कि सरकार ये कहती है कि बैंकों को अपना जो ऋण, जो वो लोन दे रहे हैं, लोन का व्यवसाय करते हैं बैंक, तो उसमें यह है कि सरकार को अपने बैंकों के न्यूनतम 40% प्राथमिक क्षेत्र को उधार देंगे। मतलब बैंक जितना भी लोन देता है उसका 40% वो प्राथमिक क्षेत्र को लोन देगा, जिसमें कृषि को 18%, सूक्ष्म उद्योग को 7.5%, कमज़ोर वर्ग को 10% उधार देंगे। प्राथमिकता क्षेत्र क्या है? जैसे कृषि, शिक्षा, आवास, सूक्ष्म लघु उद्यम, निर्यात, सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अक्षय ऊर्जा आदि, इन सब के लिए बैंक क्या करेगा? उधार देगा। चयनात्मक गुणात्मक उपकरण साख को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता है। कुछ क्षेत्र में उदार साख नीति की आवश्यकता होने पर RBI द्वारा अपनाया जाता है। तो हम अभी कुछ फैक्ट वाली चीज़ें देखेंगे।
जैसे करेंसी भारत में कहाँ कहाँ मुद्रा छापी जाती है। बैंक नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश में है। सिक्योरिटी पेपर मिल नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में है। आधुनिक नोट मुद्रा प्रेस मैसूर कर्नाटक में है और शाहबनी पश्चिम बंगाल में है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद तेलंगाना में है। भारतीय सिक्का कहाँ कहाँ बनता है? मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा में ढाला जाता है। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक महाराष्ट्र। करेंसी प्रेस नोट नासिक महाराष्ट्र। धन्यवाद।